हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका स्टडी विद रीटा सैनी चैनल पर। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिमांड के रिगार्डिंग, तो हम इस सीरीज के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था सीईटी मेंस के अंदर जो भी आपका सभी एग्जाम्स है, नॉर्मली जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है वही हम डिस्कस करने वाले हैं। एक जो टॉपिक है जो हमारा डिमांड से रिलेटेड था उससे सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी बच्चा अभी देख रहा है जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी के बाद आपको नेक्स्ट चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। और कोई भी बच्चा अगर नया है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट सारी चीजें एक बेस्ट वे में प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, और वैसे ही करवाया जाएगा जैसे एक स्पेसिफिक बैच परचेज करके करते हो उसी के तरह यहाँ पर आपको चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में डिमांड के रिगार्डिंग, बच्चे मैंने कहा था डिमांड क्या होती है। तो डिमांड के लिए जनरली हमने कहा था तीनों चीजें एक ही मान ली जाती है। तीनों चीजें कौन सी? आपकी एक इच्छा थी जिसको हम बोलते थे डिजायर, दूसरी हमारी कौन सी चीज थी? विश थी। डिजायर के बाद क्या होगा? वांट, और वांट के बाद आपका क्या बन रहा था? डिमांड बन रहा था। डिजायर का मतलब क्या होता था? ख्याली पुलाव, जैसे मैंने किसी चीज को सोचा है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि मेरे पास क्या है, एक अच्छा सा सेल फोन होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो जब तक मैंने उसे परचेज नहीं किया है, मतलब जब तक मैंने उसको सोचा है, वो सिर्फ मेरे लिए क्या है? डिमांड है। जैसे ही उस चीज को परचेज करने के लिए, जैसे मैंने पूछा कि मेरे पास क्या है, ये चीज है, जैसे ही उसको परचेज करने के लिए मेरे पास क्या आ जाता है बच्चे? सफिशिएंट मनी आ जाता है। तो वो सफिशिएंट मनी जैसे ही मेरे पास आएगा तो वो मेरी क्या बन जाएगी? विश बन जाएगी। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक बार डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देती हूँ। बाकी आपको कंप्लीट वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तो फर्स्ट वाली देखोगे तभी ये सेकंड वाली अच्छे से समझ में आएगी। तो जिस भी बच्चे ने कहीं से भी आपको वीडियो अवेलेबल हो रही तो स्टडी विद रीटा सैनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस पर आपको प्लेलिस्ट हम बनाने की कोशिश करें कि सारा आपको रेडीली कंटेंट अच्छे से आपको मिल जाए। तो सबसे पहले कहा था कि कोई भी चीज आपको चाहिए, आपको उसके लिए क्या सोचना होता है कि मेरे पास ये है, वो आपकी क्या होती है? डिजायर, जिसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। बट आपके पास उसे खरीदने के लिए अभी पर्याप्त धन नहीं है। जैसे ही आप उसे खरीदने के लिए बच्चे पर्याप्त धन जितना आवश्यक होता है उसकी अरेंजमेंट कर लेते हो, प्रबंध कर लेते हो, वो आपकी क्या बन जाएगी? आवश्यकता बन जाएगी, आपकी वांट बन जाएगी। बट अभी भी आप उस धन को खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो आपकी वांट ही रहेगी। जैसे ही उस खर्च किए हुए, मतलब जैसे ही आपने वो अरेंज किए हुए धन को खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हो बच्चे, वो आपकी क्या बन जाती है? डिमांड या मांग बन जाती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल आपने क्या, एक गाड़ी चाहिए थी या अपने फोन चाहिए था, आपने जब सोचा आपके पास पैसे नहीं, तो वो आपके लिए सिर्फ क्या, एक इच्छा है। जैसे ही उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपने कहीं से पर्याप्त धन की अरेंजमेंट करी, व्यवस्था करी, आपने अपने पेरेंट्स से लिया, खुद के पैसे मिलाई, तो वो आपके लिए बच्चे क्या बन जाएगा? आपकी वांट बन जाएगी। इच्छा को आपने किस में चेंज कर दिया? आपकी आवश्यकता के अंदर, वांट के अंदर चेंज कर दिया। जैसे ही आपने उसको चेंज किया बच्चे, आप अभी आपके पास पैसा आया है परंतु अभी भी आप खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आप उसको खर्च करने के लिए तैयार होते हो और मार्केट के अंदर जाओगे, आपको क्या कर दोगे? उस चीज की क्या कर दोगे? डिमांड कर दोगे। ठीक है, आपने जैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हो, आप खर्च करते हो, तो आपकी क्या बन जाएगी? डिमांड। तो नॉर्मली मैंने कहा तीनों चीजें क्या होती है आपकी? अलग अलग होती है, बट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तीनों ही चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। एक और चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन वहां पर हमने डिस्कस किए थे इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग में। इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करें ओल्ड फादर की, तो मैंने क्या कहा था? कौन होता है आपका? चाणक्य जिसको बोलते हैं, उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को लिखा था। दूसरा, और वो पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक शास्त्र के आधार बेसिस पे उसने लिखा था। बट अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें बच्चे, मॉडर्न इकोनॉमी को लिखने वाले आपके जो फादर बोले जाते हैं मॉडर्न इकोनॉमी के, वो आपके रहेंगे एडम स्मिथ, जिन्होंने 1776 के अंदर एक बुक पब्लिश करी थी अपनी, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज और इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या है, इसको मॉडर्न इकोनॉमी का फादर माना जाता है। आज जो हम बच्चे डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है मेनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट मैंने लास्ट क्लास का, क्योंकि इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब होता है परिवर्तन या चेंज, और ऑफ डिमांड यानी कि मांग के अंदर जो भी चेंज आया है वो किस किस वजह से आया वो हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ डिमांड, ओवरव्यू दे देती हूँ 5 मिनट में। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा था। क्वांटिटी डिमांडेड में मैंने क्या बोला था? सारी चीजें आपकी फिक्स रहेगी, ठीक है, फिक्स रहेगी। अगर आप फिक्स कर देते हो कि मुझे 5 रुपए पे 3 क्वांटिटी खरीदनी है, प्राइस भी आपका फिक्स है, क्वांटिटी भी फिक्स है, तो आपकी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर आप कंप्लीट टेबल की बात कर रहे थे तो विभिन्न संभव कीमतों पर डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर जो आपने अलग अलग क्वांटिटी को खरीदा था वो आपकी क्या थी? वही सेम खरीदा था या खरीदने के इच्छुक थे, योग्य थे, तत्पर थे, तीनों ही चीजों को शामिल करोगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चे? वो आपका मांग बन जाएगा। देखिए इस टेबल की हेल्प से हमने किया था, मैंने बताया था अगर इस कंप्लीट टेबल की बात करें कि 1 रुपए पे 4 खरीदेगा, 2 पे 3 खरीदेगा, 3 पे 2, ये अलग अलग विभिन्न संभव कीमतों पर अलग अलग जो क्वांटिटी, अलग अलग जो मात्रा खरीद रहा था बच्चे, उसको हमने क्या बोला था? वो आपका था क्या? डिमांड, राइट? क्या था वो? डिमांड। डिमांड में बेसिकली ही यहाँ पे डिफरेंस करना है, सारी चीजें नहीं करनी है आपको, सिर्फ जो चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर एक चीज को डाला है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर टॉपिक से आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं निकलेगा। और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रहेगा? अगर इसी टेबल में मैं बोलूँ 2 रुपए पे मैं 3 क्वांटिटी खरीदना, सिर्फ एक ही प्राइस को आपने फिक्स कर दिया और एक ही क्वांटिटी को 2 पे 3 खरीदना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वांटिटी डिमांडेड बन जाएगा। ये चीजें डिस्कस की थी। इसके बाद हमने डिमांड शेड्यूल दो तरह से कहा था। मांग की तालिका, जो मांग के किसी भी चीज की कीमत और उस चीज की मांग की मात्रा के अंदर संबंध दर्शाती है, वो क्या होती है? आपकी क्वांटिटी। क्या होती है? डिमांड शेड्यूल। मांग की तालिका होती है। दो तरह की थी। अगर एक ही बंदा जो चीज की डिमांड कर रहा है उसके प्राइस और चीज की क्वांटिटी में अगर संबंध को दर्शाते तो आपका व्यक्तिगत मांग तालिका थी। और अगर पूरे बाजार में, क्योंकि एक बंदा तो नहीं होगा, काफी सारे पर्सन होंगे, उन सभी की अगर मांग को टोटल करके हम दिखा रहे तो वो आपका क्या था? आपका बाजार मांग था, उसके जो संबंध को। इसके बाद हमने पढ़ा था डिमांड करो। मैंने बोला था जैसे आपकी डिमांड शेड्यूल होती है वैसे आपका डिमांड करो होता है। और डिमांड करो में मैंने बोला था एक तो आपका व्यक्तिगत मांग कर बनेगा, अगर व्यक्तिगत वाली टेबल को लिख के ग्राफ पे दिखाते तो व्यक्तिगत मांग बन गया था। और दूसरी को अगर हम क्या करते, व्यक्तिगत वालों का अगर हम समतल हॉरिजॉन्टल टोटल करके दिखाते हैं, वक्र बनाते, तो वो क्या बन गया था? हमारा बाजार मांग वक्र। बाकी डिटेल में देखोगे तो सारी चीजें आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। इसके बाद हमने पढ़ा था डिमांड। यहाँ पर मैंने याद रखने के लिए बोला था कि इसका जो फंक्शन यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो होता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना था कि आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ऐसे आपका स्लोप जो रहता है, यहाँ पर स्लोप कैसा रहता है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रहेगा। नतोदर जिसको बोलते हैं, नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा नॉर्मल गुड्स की केस में, चीजें उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चीजें हमने पढ़ी थी। कंप्लीट लेक्चर है, आप विजिट कीजिए और उसको देखिए पहले, उसके बाद हमने पढ़ा था डिमांड फंक्शन कि कैसे कैसे मांग जो है प्रभावित होती है। तो 2 चीजों से आपकी मांग प्रभावित होगी। निर्धारक तत्व के कौन से ऐसे तत्व जो मांग को डिसाइड करते, तो एक हमने कहा था जो एक सिंगल पर्सन की मांग को डिसाइड करेंगे, और दूसरा कहा था मार्केट की डिमांड को डिसाइड करेंगे। अब सिंगल पर्सन में हमने क्या क्या फैक्टर पढ़े थे? सबसे पहले उसी चीज का प्राइस, जो हमने बोला था जो चीज हमारी है उसी चीज का प्राइस पी एक्स से जिसको दिखाते हैं। दूसरा, और नॉर्मल गुड्स की केस में कैसा रिलेशनशिप याद किया था मैंने? सारी चीजें ट्रिक से बताई थी। कैसा रहा था? पॉजिटिव। फिर हमने कहा था रिलेटेड गुड्स 2 तरह की थी, एक तो स्थानापन्न वस्तुएं थी, दूसरी पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न एक की जगह पे दूसरी यूज हो जाए, चाय की जगह पे कॉफी, ऐसे ही। फिर हमने कहा था पूरक वस्तुएं वो थी जो क्या करती थी? कार और पेट्रोल मिलके किसी काम को पूरा करती थी। देन थर्ड हमारा है बच्चे वो इनकम है आपकी। इनकम भी आपकी प्रभावित करती, क्योंकि इनकम ज्यादा होती है तो आपकी सामान्य वस्तुओं की मांग आप ज्यादा करते हो। टेस्ट है वो भी प्रभावित करता है। इसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन भी प्रभावित करेगी। फिर आपकी जैसे ही एक्सपेक्टेशन होता है फ्यूचर में उस चीज के प्राइस घटने या बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं। देन हमने कहा था मार्केट डिमांड जो रहेगा, मार्केट डिमांड में क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हमारा था वही सेम जो ये फैक्टर, ये तो आएंगे ही, साथ में कुछ चीजें आपकी अलग से इंक्लूड करी गई थी। कौन सी चीजें हमने अलग से शामिल करी थी? तो सबसे पहले हम बात करते थे प्राइस आपका आ गया उसी चीज का, उसकी संबंधित जो वस्तु है उसका प्राइस आ गया। फिर आपकी इनकम आ गई, उसकी टेस्ट आ गया जिसकी रुचि वगैरह बोलते हैं, या आप बोलोगे फ्यूचर में उस चीज का प्राइस के चेंज होने की क्या संभावना है, वो आपके आ जाएगी। देन नया जो आपका आया था वो आया था पॉपुलेशन एन से जिसको दिखाते हैं। दूसरा आपका आया था गवर्नमेंट पॉलिसी।
फिर आपका आया था सीजन, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी में दो सब्सिट्यूट होते हैं, एक मतलब कंपोनेंट होते हैं जो प्रभावित करते हैं आपके मांग को, एक आपका टैक्स होता है, एक आपका सब्सिडी होता है। दूसरा आपका सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग भी आपको पता है गर्मियों का मौसम है तो कूलर की डिमांड ज्यादा होगी। फिर आपका था अगर आय का बंटवारा समान है या नहीं, ये भी आपके मांग को प्रभावित करता है। कंप्लीट हम जो है चैप्टर ये वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। तो नॉर्मली हम डिस्कस करें प्राइस ऑफ कमोडिटी में, मैंने कहा था अगर बाकी चीजें सेम रहे तो क्या रहेंगे, इसका रिलेशन कैसा रहेगा, नॉर्मल गुड्स के लिए नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। प्राइस के बढ़ने पर ये चीज क्या हो जाएगी, डिमांड कम, प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा। आप पहले वाला लेक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैंने दो ही चीजें याद रखने के लिए बोली थी, अगर आपका सब्सिडरी गुड्स है, सब्सिट्यूट गुड्स है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तो आपको याद रखना उसका संबंध कैसा था, पॉजिटिव था, धनात्मक था। मतलब क्या, अगर प्राइस बढ़ता है चाय का, आपके ये दूसरी गुड्स है, ये दूसरे आपके कंपटीटर की गुड्स थी और आपकी गुड्स कौन सी थी, कॉफी, तो बस ही बात है दूसरी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो लोग आपकी चीज की डिमांड को ज्यादा कर देंगे, उसका प्राइस कम होगा तो लोग आपकी चीज की डिमांड को भी कम कर देंगे क्योंकि वो उसका खरीदने लग जाएंगे। तो इसमें कैसा संबंध था, पॉजिटिव। और मैंने कहा था ये याद कर लिया तो दूसरा इसे उल्टा करना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर कार और पेट्रोल का हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर कार के प्राइस बढ़ जाएंगे तो बेसी बात है लोग कार को नहीं खरीदेंगे, और जब कार को नहीं खरीदेंगे बच्चे तो पेट्रोल का क्या यूज करेंगे, तो वो उसी में डलना है। तो बेसी बात है अगर हमारा प्रोडक्ट पेट्रोल है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारी चीजें। इसके बाद हमने इनकम ऑफ कंज्यूमर में बोला था, अगर सामान्य वस्तुएं हैं तो आपको पता है जैसे आपकी आय बढ़ती है आप चीजों की डिमांड क्या करने लग जाते हो, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो, तो पॉजिटिव था। और घटिया वस्तुएं थी जैसे मैंने डबल रोटी या जो ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, उसमें आपने देखा होगा उसमें क्या होगा बच्चे, कि आप घटिया, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है आप घटिया चीजें नहीं खरीदते, उनकी डिमांड कैसे होती है, नेगेटिव। फिर जिस चीज में आपकी रुचि होती है उन चीजों की डिमांड आप ज्यादा करते हो। फिर फ्यूचर में अगर किसी चीज के, फ्यूचर के साथ कैसा संबंध याद रखना, पॉजिटिव। फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस बढ़ने की संभावना है, यानी कि आपको लग रहा है गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले, तो आज ही आप गोल्ड की डिमांड क्या कर देते हो, ज्यादा कर देते हो, तो पॉजिटिव था। इसके बाद हमने मार्केट डिमांड के फंक्शन पढ़ा था, इसमें क्या था, पॉपुलेशन, ज्यादा जनसंख्या होगी तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो डिमांड क्या होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप। गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीजें कही थी मैंने, जो सरकार की नीति है वो भी आपके जो प्राइस है उसको प्रभावित करती है और उसकी वजह से आपकी कीमत, आपकी जो वस्तु है उसकी मांग भी प्रभावित होती है। जैसे टैक्स है, टैक्स लगने से बच्चे क्या होगा, जैसे ही टैक्स लगेगा बच्चे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन आपको रिलेशन किसका बताना था, टैक्स का और आपकी मांग का। तो टैक्स जैसे ही बढ़ेगा आपकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब टैक्स बढ़ेगा तो मांग क्या हो रही है, कम। क्लियर, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। और सब्सिडी की केस में कैसा होगा, अगर सब्सिडी आपको आर्थिक सहायता दे रही है सरकार तो कैसा होगा, तो टैक्स, पहले तो याद रखो टैक्स का और डिमांड का कैसा संबंध है, नकारात्मक। टैक्स बढ़ेगा डिमांड कम होगी। सब्सिडी में इसका अपोजिट कर दो आप लोग, आपको आर्थिक सहायता मिलेगी किसी बिजनेस को, जैसे डेयरी प्रोडक्ट का अगर व्यवसाय करते तो सरकार क्या करती है, आर्थिक सहायता देती है। तो उस केस में आपकी चीजों का प्राइस कम हो जाएगा, कीमत कम हो जाएगी, तो डिमांड, ऑब्वियस बात है कीमत कम होगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो सब्सिडी के साथ में और डिमांड के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सब्सिडी बढ़ेगी तो आपका चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी चीज का प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कहा था और मैंने कहा था कि अगर आय का बंटवारा समान है, आय का बंटवारा समान है तो क्या हो जाएगा, सभी लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, सभी लोग उस चीज की डिमांड करेंगे। अगर आय का बंटवारा समान नहीं है मेरे बच्चे तो उसकी वजह से सारे लोग उन चीजों की डिमांड नहीं करेंगे। तो आय का बंटवारा है इक्वल तो सभी लोग डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर सभी का आय का बंटवारा समान नहीं है तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर स्टडी विद जीटा सैनी चैनल पे देख रहा है तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दूसरे चैनल पे देख रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, स्टडी विद जीटा सैनी, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो सारा कंटेंट है वो आपको यहीं पे अवेलेबल, नेक्स्ट जो वीडियो रहेंगी वो यहीं पे आपको अवेलेबल रहेंगी फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद देखिए लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ तक का हमने टॉपिक डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है बेटे, मैंने अभी भी बताया कि सारी चीजें कैसी रहेंगी,
लॉ ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग मैंने बोला, पहली बात तो ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये आपका एप्लीकेबल होगा नॉर्मल गुड्स के अंदर, ठीक है। नॉर्मल जो गुड्स है उनके ऊपर, जो सामान्य वस्तु है उनके ऊपर लागू होगा। और इस केस में क्या रहेगा, बाकी जो चीजें अभी हमने पढ़ी ना, संबंधित वस्तुओं की कीमत है या बाकी जो चीजें पढ़ी, संबंधित वस्तुओं की कीमत थी या आपका सीजन था, बाकी आपकी इनकम थी कंज्यूमर की, वो सारी चीजें सेम रहेगी। उस केस के अंदर अगर किसी भी चीज का प्राइस और उसकी क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। मतलब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम। तो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो मैंने एक चीज और बताई थी, अदर फैक्टर अगर सेम रहते, कोई बदलाव नहीं आता, तो उस कंडीशन को एक चीज बोली जाती है, उस कंडीशन को बोला जाता है सेट्रिस पैरिबस। जब बाकी जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं उनमें कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंज ना आए। देन हमने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होगा बच्चे, आपका ये आपका डायग्राम होता है, यहाँ पे क्वांटिटी को शो किया जाता है, यहाँ पर प्राइस को। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम। तो कैसा रिलेशनशिप रहेगा, नेगेटिव। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है वो यही पूछे जाएंगे कि पहली बात तो जो है स्लोप रहेगा इसका लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की तरफ रहेगा। एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, बाएं से दाएं नीचे की तरफ रहेगा। कौन जो होगा, या आप बोलोगे नतोदर बोला जाता है इसको हिंदी में, तो नतोदर रहेगा। इसके बाद ये वाला टॉपिक एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आज का टॉपिक है बच्चे वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा देख लेते एक बार वो। चलिए आगे कंटिन्यू ही कर लेते इसी लेक्चर को। ये कहता है, जैसे हमने कहा कि जो रहेगा आपका क्या रहेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने कहा कैसा रिलेशनशिप रहता है आपका, नेगेटिव। कैसा रिलेशनशिप रहता है आपका, नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है प्राइस का और क्वांटिटी का। तो कुछ क्या होते हैं, अपवाद होते हैं बच्चे। अपवाद मतलब क्या होते हैं, अपवाद का मतलब होता है जो चीजें इसके लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे भी होते हैं। और ये बोलता है कि ठीक है, इसने बोल दिया प्राइस के कम होने पर चीजों का जो है, प्राइस के कम होने पर हम क्या करते, किसी क्वांटिटी की डिमांड कम करते। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसके रीजन होते हैं बिहाइंड ऑफ दिस, क्या जो चीजें हैं वो काम करती हैं, तो क्यों इसका नेगेटिव ढलान होता है। इसका सबसे पहला रीजन दिया, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है बच्चे, हेलो, क्लास में हूँ अभी मैं। चलिए, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। घटती सीमांत, पहली बात तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, किसी भी चीज को खाने से जो आपको यूटिलिटी मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, वो आपकी उपयोगिता होगी। ठीक है, क्या होगी, उपयोगिता। तो आप जैसे जैसे आपने देखा होगा, आप एक रोटी खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, जब आपको भूख होगी आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरी खाओगे तो पहले के कंपैरिजन में कम मिलेगी। तीसरी खाओगे तो पहले जो आपने खाई थी उससे मिलने वाली यूटिलिटी होगी वो, मतलब हर एक अगली जो आप मात्रा यूज करोगे, क्वांटिटी यूज करोगे, वो पहले के कंपैरिजन में आपको कम बेनिफिट देगी। आपको ऐसा महसूस होगा कम यूटिलिटी रहेगी। हर एक सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी रहेगी, अगली जो आप चीज यूज कर रहे हो उसे जो मिलने वाला रहेगा आपको बेनिफिट, वो कम रहता है। जैसे मैंने कहा, पहले हम क्या करते हैं, एक रोटी खाते हैं, ठीक है, फिर हम दूसरी खा लेते, तो पहले की कंपैरिजन में कम मजा आएगा, फिर तीसरी में उससे कम मजा आएगा। जब हमने फोर्थ रोटी खा ली तो हम ऐसी कंडीशन में होगी, हमारे खाने या ना खाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले क्या हो रहा था, हमारी यूटिलिटी बढ़ रही थी, तो पॉजिटिव थी हमारी जो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। जब ऐसी सिचुएशन आ गई, हमारे खाने या ना खाने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो हम क्या हो गए, हमारी यूटिलिटी होगी जीरो। हमारी यूपी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, वो क्या आ गई, जीरो। तो फिर क्या हुआ, हमने मम्मी के कहने से, मम्मी ने बोला बेटा आप एक और खा लो, एक और खा लो, ऐसे बेशर्मी करके हमने एक और दो रोटी और खा ली ऐसे करके। तो फिर क्या होगा, हमारा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। मतलब क्या, हमारी वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो वो यूटिलिटी किस में चलेगी, हमें बेनिफिट पहुंचाने की बजाय नुकसान होने लगा, तो हमारी नकारात्मक। तो मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना है, पॉजिटिव भी, जीरो भी, नेगेटिव भी, तीनों ही हो सकती सीमांत उपयोगिता। तो वो क्या कहता है, पहले में
घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण ही क्या होगा, आपका जो मांग कर है वो ऋणात्मक होगा। अभी मैंने आपको बताया घटती सीमांत उपयोगिता, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसको पता है पहले के कंपैरिजन में मैं दूसरी चीज को तभी लूंगा जब मुझे क्या होगा, इसका प्राइस पहले की तुलना में कम देना पड़े। अब एग्जाम्पल लेते, माना आपको भूख लगी, आपने समोसा खाया, ठीक है, आपने 2 समोसे खा लिए। अब क्या होता, जो समोसे वाला, आपने एक समोसा खाया 15 रुपए का, ठीक है, तो आपने 30 रुपए के समोसे खा लिए। अब क्या हुआ, वो समोसे वाला बोलता है भाई मेरे पास दो ही एक समोसा और बच गया, आप खा लो। तो आप क्या बोलते हो कि मुझे जो मिलने वाला था वो मुझे तो मजा अब उतना तो नहीं आएगा जितना पहले आ रहा था, तो आप मना कर देते हो। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, आप 10 रुपए दे देना, 15 की बजाय कितने दे देना, 10 रुपए। तो अब क्या हो गया, वो कस्टमर कहता है कोई बात नहीं, मुझे 10 रुपए पे वो ले लेता है। क्यों उसने लिया बच्चे, यही था यहाँ पर कि प्राइस के कम होने पर आपने डिमांड को बढ़ाया। उसका रीजन क्या हुआ कि कोई उपभोक्ता तब तक ही चीज को खरीदता है जब उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, जो उसके बदले में उसको कीमत चुकानी है, कीमत पेड करनी है। तो अब वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, मैं तीसरा समोसा ले रहा हूँ, बट मुझे इससे एक फायदा तो होगा कि मैं जितना इसे मजा लूंगा पहले के कंपैरिजन में कम आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे कीमत भी तो कम देनी पड़ रही, तो कम से कम मुझे 10 रुपए के बराबर तो जो यूटिलिटी वो मिल ही जाएगी, मजा आ ही जाएगा। तो पहला रूल यही कहता है, घटती सीमांत उपयोगिता का जो नियम वो क्या कहता है, एक उपभोक्ता तब तक ही खरीदेगा, तब तक ही वो खरीदने का, अगली यूनिट को तभी खरीदेगा जब उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है और उसके बदले में जो उसको कीमत चुकानी है बच्चे, वो दोनों बराबर हो जाए। तो इस वजह से जब जब चीजों का प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपके सिद्धांत को फॉलो करता है, यानी कि प्राइस के कम होने पे डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड जो नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है। तो इस वजह से क्या होगा, प्राइस के कम होने पर चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कहता है, तो कंज्यूमर के लिए कह रहा था, कंज्यूमर कब आपका संतुष्ट होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब उसको मिलती है, अगर अधिकतम, जब भी कंज्यूमर की बात आए तो आपको याद रखना अधिकतम संतुष्टि, और जब भी उपभोक्ता की बात आए तो आपको याद रखना अधिकतम लाभ। तो कंज्यूमर कब संतुष्ट होता है, जब वो कोई भी चीज के बदले में जो कीमत दे रहा है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, वो बराबर हो जाए जो उसके बदले में उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है, ठीक है। एक तो टोटल यूटिलिटी होगी, कुल उपयोगिता, मान लिया 4 रोटी खाई तो चारों से जो मिली है। एक सीमांत उपयोगिता होगी, मतलब अगली, अगर मैं 5वीं रोटी खाऊं तो चौथी और 5वीं के बीच में जो अंतर आया है वो मेरा सीमांत उपयोगिता। तो ये कहना चाहता है कि कब एक संतुष्ट होता है उपभोक्ता, वो तब संतुष्ट होता है जब जो कीमत पेड करी है और जो उसके बदले में सीमांत उपयोगिता, वो दोनों बराबर हो जाए, तब वो सेटिस्फाई होगा। इस वजह से अगर आप चाहते हो कि आपकी अगली यूनिट बेची जाए तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, आपकी अगली यूनिट की डिमांड हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, उस समोसे वाले की तरह आपको भी अपनी कीमत, प्राइस जो है प्रोडक्ट का, वो कम करना पड़ेगा, तभी अगला जो कस्टमर है वो डिमांड करेगा। इसके बाद सेकंड क्या कहता है, सेकंड जो पॉइंट है वो आपका है इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, जिसको बच्चे बोलते हैं हम आय प्रभाव। अब आय प्रभाव भी आप क्या सोचते हो, आय प्रभाव भी आपको लगता है कि जैसे मेरी सैलरी में बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई, तो मैं चीजों को डिमांड ज्यादा करूंगा कम करूंगा, तो वो आपको नहीं लेना। आय प्रभाव आपका दो तरह से रहेगा स्टूडेंट्स, एक तो आपका रहता है मौद्रिक इफेक्ट, यानी कि जो मनी की फॉर्म में होता है, और दूसरा होता है रियल इनकम। एक होती है मॉनेटरी इनकम, दूसरी होती है रियल इनकम। देखो जो हम आय प्रभाव पढ़ेंगे उसमें आपको दो चीजें याद रखनी, इनकम इफेक्ट में दो तरह की इनकम होगी आपकी, एक तो मनी, मोनेटरी जिसको बोल देते हैं, और दूसरी आपकी होती रियल। जैसे मैं कहूँ आपकी सैलरी है, आप मनी की फॉर्म में देखते हो कि पहले 50,000 थी अब 60,000 है, ऐसे करके, तो मनी की फॉर्म में जो आपकी आय होती है वो मौद्रिक आय होती है। बट एक दूसरा होता है रियल इनकम, वास्तविक आय। वास्तविक आय कौन सी होती है, जो आप वस्तुओं और सेवा के रूप में देखते हो कि मैं इतने पैसे से इतनी चीज लेके आ सकता हूँ, वो आपकी होती है वास्तविक आय। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि आप एक टॉफी परचेज करने के लिए, पहले क्या होता था 10 रुपए में बहुत सारी चीज आ जाती थी, लेकिन आज आप 10 रुपए में जाओगे तो आपको पता है कितनी चीजें आएंगी, बहुत कम आएंगी, क्योंकि टाइम के साथ चीजों की वैल्यू, मनी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, रियल इनकम कम या ज्यादा होती जाती है। तो वही फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, अब ये यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना, वो कौन सी इनकम को ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है
आपको ध्यान रखना रियल इनकम का, वास्तविक आय का। जब भी आय प्रभाव की बात आए तो आपको किसको ध्यान रखना है? वास्तविक आय का। वास्तविक आय मैंने क्या कहा, कौन सी होती है? जो आपकी वस्तुओं और सेवाओं के रूप में होती है, गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में होती है। अब कैसे आपको देखना, एक चीज याद रखो, जब भी आपकी चीजों का प्राइस कम होगा, चीजों का प्राइस कम होगा, आपकी जो इनकम है, वास्तविक इनकम है, रियल इनकम है, वो बढ़ जाएगी। अब कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, हम क्या करते हैं, मार्केट में गए आज और मैंने कहा कि मुझे 1 kg एप्पल लेना है। मैंने देखा मार्केट में जो है मैं 50 रुपीज लेके जाती हूँ, मैंने देखा मार्केट में 100 रुपीज प्राइस है, तो उस टाइम पे मेरे पास कितना आता? ½ kg ही एप्पल आता। या आप अपोजिट मान लो कि मान लिया आप 100 रुपये लेके गए और आपको पता है आपने एप्पल लेनी है, तो आपका 1 kg एप्पल आ रहा है, आप 1 kg एप्पल लेके आए, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने 100 रुपये दिए 1 किलो सेब के लिए। नेक्स्ट टाइम पे एक हफ्ते बाद आप फिर जाते हो, आपको पता है कि 100 रुपये के 1 किलो एप्पल आएंगे, तो आप क्या करोगे? 100 रुपये लेके जाएंगे सेब के लिए। तो जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको पता चलता है जो सेब की कीमत है वो कम हो चुकी है। सेब की कीमत कितनी होगी? 50 रुपये पर केजी होगी। अब जो आपने 100 रुपये में 1 किलो चीजें खरीदी थी, अब उसी 100 रुपये में आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो? आप 2 kg एप्पल को खरीद सकते हो। यानी कि पहले आप सिर्फ उसी पैसे के अंदर 1 किलो एप्पल ले रहे थे, अब कितने लोगे? 2 किलो या 2 kg आप परचेज कर लोगे। तो आपकी वास्तविक आय, जैसे कीमत कम हुई सेब की, वैसे ही आपकी वास्तविक आय बढ़ गई। अगर कीमत बढ़ जाती, 100 की बजाय 200 होती, तो आप 1 किलो की बजाय कितना लेते? ½ kg ही लेते, ½ kg ही परचेज कर पाते, तो आपकी वास्तविक आय क्या हो जाती? कम हो जाती, ठीक है। तो वही आपको याद रखना है। देखिए आप चीजें करते हैं, मैंने कहा जब भी आपके इनकम इफेक्ट की, आय प्रभाव की बात आए, तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? आपको ध्यान में रखना है आपकी वास्तविक इनकम कितनी है, वास्तविक आय, और वो किसकी फॉर्म में होती है? वस्तुओं और सेवाओं की फॉर्म में आपको देखनी है। जैसे ही कीमत गिरेगा, चीजों की, चीजों का प्राइस गिरेगा, वैसे ही आपकी वास्तविक आय क्या हो जाएगी बच्चे? मैंने अभी बताया कैसा रिलेशनशिप रहेगा। नेगेटिव रिलेशनशिप चलेगा। तो अगर कीमत गिरती है, अगर कीमत बढ़ती है तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? कम। अगर कीमत गिरती है तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, रीजन क्या होगा जब भी प्राइस कम होगा? प्राइस कम होगा तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस 50 kg हुआ 100 से, तो हम क्या कर पाए? हम 1 किलो की बजाय 2 किलो खरीद पाए, तो ये डिमांड हमारी क्या होगी बच्चे? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। और यही हम देख रहे थे कि कीमत के कम होने पर चीजों की डिमांड ज्यादा या अधिक क्यों होती है, हमें पता चल गया, क्योंकि हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो इसलिए कह सकते हैं जब भी प्राइस कम होगा हम ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर पाएंगे, क्रय कर पाएंगे। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि आपकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव मैंने क्या बताया था? एक जो दो चीजें हैं वो सेम ही हैं, एक चाय का एग्जाम्पल लिया था हमने, एक कॉफी का एग्जाम्पल लिया था। आपका प्रोडक्ट आपने माना आप कॉफी को बनाते हो, तो जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात आए तो आपको एक पॉइंट सिंपल यही याद रखना है, लोग जो हैं अगर दोनों में, मतलब स्थानापन्न का मतलब ये है कि अगर मुझे चाय नहीं मिल रही तो मैं कॉफी को भी पी के अपना वही संतुष्टि ले सकती हूँ। अगर दो चीजों के सेम मुझे खाने से सेम ही मजा आ रहा है, यानी कि सेम ही मुझे फील हो रहा है, तो मैं वो क्या कहूंगी? स्थानापन्न वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। चाय की जगह पे कॉफी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक जो पेन है उसकी जगह पे आप दूसरा, मान लिया इंक वाले पेन की जगह पे बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही आपकी होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स या स्थानापन्न वस्तुएं। उस केस में आपको बच्चे क्या याद रखना है? उस केस में आपको जो याद रखना है, आप ये करोगे कि दोनों ही चीजों में से, चाय भी आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं समोसा भी है और पेटिस भी है, दोनों के खाने से आपको सेम ही मजा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में से जिसकी भी कीमत कम होगी बच्चे, आप उसी को लेना प्रेफर करोगे। तो जब भी स्थानापन्न वस्तुओं की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी रिलेटिवली यानी कि तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे, जिसकी कीमत कम होगी लोग उसी चीज को ज्यादा खरीदते हैं। अगर दोनों चीजें सेम है तो तुलनात्मक रूप में जो चीज सस्ती होगी इसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा। अब मेरा प्रोडक्ट क्या था? कॉफी। दूसरे का क्या था? चाय। चाय दोनों की कीमत हमने मान लिया 15-15 रुपए थी। अब कॉफी वाले ने क्या कर दिया? प्राइस को कम कर दिया, 15 कर दिया, सॉरी 15 था, कॉफी वाले ने जो चाय वाला, मेरा प्रोडक्ट है कॉफी, उसका है चाय, तो चाय वाले ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10 कर दिया। तो लोग क्या करेंगे? उसकी चीज की डिमांड को
ज्यादा करेंगे। हम क्या चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 10 से कम अपना प्राइस रखना पड़ेगा। अगर मैं 8 प्राइस कर देती हूँ अपना, तो लोग क्या है उसको नहीं पियेंगे, किसको पियेंगे, हमारी कॉफी को, हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो मतलब क्या हुआ इससे क्लियर, इससे हमें ये पता चल गया बच्चे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लोगों को उसी चीज को खरीदना होता है जो सस्ती होती है। तो हम अगर चाहते हैं हमारी चीजों की डिमांड बढ़े, तो हमें अपनी प्रतिस्थापन वस्तुओं की तुलना में अपनी चीज की जो कीमत है, अपनी गुड्स का जो प्राइस है, वो कम रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा साइज ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता, उपभोक्ता समूह का आकार। आपने नॉर्मली देखा होगा उपभोक्ता समूह के आकार में कि जब प्राइस कम होता है, ठीक है, किसी भी चीज का, कोई भी चीज खरीदने वाले हैं, अगर कीमत कम हो जाती है तो क्या होगा, नए कंज्यूमर, नए कंज्यूमर आपके पास आएंगे। आपने देखो नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी ऐप पे क्या किया जाता है, ऑफर निकाला जाता है, ऑफर निकाला जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा जल्दी जल्दी वो परचेज करते हैं। तो जैसे ही चीजों का प्राइस कम होगा, तो नए लोग यानी कि जो पहले आपके कस्टमर नहीं थे, वो आपसे जुड़ेंगे कीमत के कम होने के कारण। तो पहली बात तो वो ज्यादा खरीदेंगे, और दूसरी बात क्या होगी, जो आपका एग्जैक्टिंग कस्टमर था, पहले वाला जो कस्टमर आपकी चीजों को खरीद रहा था, जैसे एप्पल वाले एग्जांपल में लिया, आप कीमत को कम किया तो उसकी भी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। आपने कीमत को कम किया, नए उपभोक्ता भी जुड़ेंगे आपसे, क्योंकि आपका कीमत क्या है, सस्ती है। और दूसरा, जो आपका वास्तविक उपभोक्ता था, पहले से जो खरीद रहा था, जो एग्जैक्टिंग बोलते हैं, यानी कि जो पहले वाला उपभोक्ता था, उसकी वास्तविक आय भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है, अगर आपने कीमत को कम कर दिया। तो इस वजह से वो भी पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में ज्यादा चीजों को खरीदेंगे। तो इसकी वजह से जब भी कीमत कम होगी, आपके उपभोक्ता का समूह बढ़ जाएगा, आपकी चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप इससे उल्टा कर दोगे, प्राइस को बढ़ा दोगे, कीमत को बढ़ा दोगे, तो जैसे ही आप कीमत को बढ़ाओगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पहले वाले कस्टमर है वो भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एक तो वो ही छोड़ के चले जाएंगे पहली बात, और जो भी खरीदेंगे उनकी वास्तविक आय भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो पहले की तुलना में क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, और आपका प्राइस दूसरों से ज्यादा है, तो नए लोग तो आपसे वैसे ही नहीं जुड़ेंगे। तो बस ही बात है, जब भी प्राइस कम होगा तो नए लोग जुड़ेंगे, तो आपकी मांग जो होगी बच्चे वो बढ़ जाएगी। और यही हम पढ़ रहे थे, प्राइस के कम होने पर मांग क्यों बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको गिवन है, डिफरेंट यूज, विभिन्न प्रयोग। विभिन्न प्रयोग मतलब आपको पता है कि एक ही सारी चीजें के, आप इलेक्ट्रिसिटी से लगाओ, आप बिजली से कितनी सारी चीजें कर सकते हो। दूध से एग्जांपल, बिजली से आप देखो आपका फैन भी ऑन होता है, लाइट भी ऑन होती है, कूलर फ्री, सारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। अब हमें दूध की बात करूं, वैसे ही मिल्क के लिए, मिल्क से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट दूध को भी पी सकते हो, चाय भी बना सकते हो, ठीक है, कॉफी भी बना सकते हो, मिठाई भी बना सकते हो, लस्सी, दूध, व्हाटसोएवर आप बना सकते हो ये चीजें। तो जब भी अगर दूध का प्राइस कम होगा, या आप चने का एग्जाम्पल ले लो, चने का जो है आप खुद भी खा सकते हो और आप घोड़े को भी डाल सकते हो। अब जब भी चीजों की कीमत कम होगी, चने का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जब भी चीजों की कीमत कम होगी तो उसके विभिन्न प्रयोग के लिए उस चीज को खरीदा जाएगा। ठीक है, अब जैसे चने का एग्जाम्पल लिया, अगर चने का प्राइस कम होगा तो आप अपने लिए भी खरीदोगे और अपने घोड़े के लिए भी खरीदोगे। लेकिन अगर उसी की कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, तो आप सिर्फ क्या करोगे, अपने ही यूज के लिए खरीदोगे, अपने घोड़े के लिए नहीं खरीदोगे। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या था, जब भी चीजों का प्राइस कम होता है तो उसके जितने भी विभिन्न उपयोग है, आप कोशिश करते हो कि ज्यादा उन चीजों की डिमांड की जाए। अगर कीमत बढ़ती है तो आप क्या करोगे, सिर्फ जो जरूरी जरूरी है उसी चीज के लिए आप डिमांड करते हो, बाकी चीजों के लिए आप डिमांड नहीं करते हो। तो ये आपका क्या था, डिफरेंट यूज थे। तो ये हमारे रीजन थे जिसकी वजह से किसी भी चीज का जो प्राइस है वो क्या होता है, कम होने से, प्राइस के कम होने से चीजों की डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम। मतलब कैसे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, उसके कारण क्या थे, ये हमने 5 कारण पढ़ लिए हैं। पांचों उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और किसी भी बच्चे को वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो कैसी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप जरूर डालिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी बच्चा अगर कोई भी आपकी लिंक में कोई फ्रेंड है जो कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, तो KTDT ऐप पर मेरा खुद का
जो कॉमर्स बैच चल रहा है ऑलमोस्ट उसका हम 60% सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो कोई भी सीएटी मेंस में कॉमर्स की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको अगर सही लगे कंटेंट तो आप जुड़ सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको चीजें अच्छी लगे, बेहतर वे में लगे तो आप जुड़ सकते हो। तो हमने कहा 5 चीजें हैं, कौन सी 5 चीजें हैं हमने डिस्कस किया जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस कम होने से चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसमें मैंने क्या कहा था, अगर जो कोई भी उपभोक्ता तभी तक खरीदता है जब तक उसके बदले में जो कीमत पेड की जाती है और जो उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो जाए, तो आपको चीजों को प्राइस कम होने पे डिमांड ज्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा था इनकम प्रभाव, आय प्रभाव। मैंने कहा था वास्तविक आय को आपको लेना है जो वस्तु और सेवाओं के रूप में होती है। जैसे ही किसी चीज का प्राइस क्या होगा, कम होगा या प्राइस बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, रियल इनकम कम हो जाती थी, और कम होता था तो रियल इनकम बढ़ जाती थी। तो जो भी चीजें सस्ती होती है हम उनकी डिमांड ज्यादा कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्थानापन्न वस्तुएं। मैंने कहा था चाय और कॉफी में जो भी चीजें स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनमें जो भी चीजें सस्ती होती है उन्हीं की मांग ज्यादा की जाती है। फिर हमने पढ़ा उपभोक्ता का जो समूह का आकार था। इसका मतलब क्या था, अगर जो प्राइस कम होगा तो नए उपभोक्ता भी आपसे जुड़ जाएंगे, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो नए भी नहीं खरीदेंगे और पुराने भी छोड़कर चले जाएंगे। साथ में जो एग्जैक्टिंग थोड़े बहुत खरीदेंगे उनकी वास्तविक आय कम हो जाएंगी तो वो भी क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। विभिन्न उपयोग हमने पढ़ा। इसका मतलब क्या था, अगर प्राइस कम हो जाएगा बच्चे तो आप क्या करोगे, सभी उसके जितने भी अल्टरनेट में आप यूज कर सकते हो उसके लिए आप परचेज करोगे, अदरवाइज आप जो जरूरी है उसके लिए परचेज करोगे। इसके बाद देखो एक्सेप्शनल अपवाद। वैसे हमें आज डिस्कस करना था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट इसका थोड़ा सा टॉपिक पेंडिंग था, एक बार मैंने यही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस आपका इकोनॉमिक्स का, तो हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में करवाया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित होकर अच्छे से चीजों को कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा उस चीज का। अपवाद, अपवाद क्या होता है बच्चे, आपको पता ही है। अपवाद का मतलब होता है जो चीजें अलग चलती है, जो मानता नहीं। क्लास में भी आपको पता है एक दो बच्चा ऐसा होता है जो बताया जाता है वो उससे विपरीत ही चलता है, वही होता है अपवाद। नॉर्मली हम बोलते हैं ना इसकी तो जो ढाई चावल है वो अलग ही बनते हैं, तो वही चीज होती है आपका अपवाद। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या करता था कि प्राइस के बाकी चीजें अगर सेम रहे, उनमें कोई भी अंतर ना आए, तो किसी भी चीज की कीमत में कमी आने से उस चीज की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। इनवर्स रिलेशनशिप था या नेगेटिव रिलेशनशिप था। बट इस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस केस में आपको ये देखना है लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा सा उल्टा चलता है। उल्टा मतलब मैंने बोला अपवाद है, अपवाद का मतलब ये चलेगा पॉजिटिव, मतलब इस चीजों का प्राइस अगर बढ़ेगा तो ही इन चीजों की डिमांड बढ़ती है, पॉजिटिव स्लोप होता है। प्राइस बढ़ने पर ही चीजों की डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। प्राइस के कम होने पर क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो देखिए ऐसे चलेगा, ये प्राइस है, ये डिमांड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और इसके अगर स्लोप की बात करें सॉरी, तो आप देख रहे हो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप, ठीक है। स्लोप कैसा रहा है हमारा, अपवर्ड है, तो अपवर्ड स्लोप रहेगा। चलिए अब सबसे पहले तो बात कर लेते किसने इसको दिया था, तो रॉबर्ट्स गिफन थे जिन्होंने इसको दिया था। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, गिफन्स पैराडॉक्स नाम भी रखा जाता है। जो मांग का अपवाद का नियम है वो किसने दिया था, हमारे गिफन ने दिया था। इस वजह से इसका नाम क्या बोल दिया हमने, गिफन्स पैराडॉक्स नाम इसका रख दिया। तो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका जो संबंध है वो पॉजिटिव होता है अपने कीमत के साथ में। सबसे पहले दे रखा है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसको बोलते हैं हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जिनको समाज में एक प्रतिष्ठा मिली हुई है, एक वैल्यू मिली हुई है। उन चीजों की कीमत तभी, उन चीजों की मांग तभी होती है जब उनका जो प्राइस है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जैसे हमने क्या बोला था, हीरा आपको सुना होगा, हीरे का, डायमंड का, डायमंड की डिमांड तभी ज्यादा होगी जब उसकी कीमत क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर डायमंड का प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड जो है या मांग जो वो बच्चे क्या हो जाएगी, कम। यानी कि जिन चीजों को सोसाइटी के अंदर वैल्यू ज्यादा
मिली हुई है उन चीजों की मांग तभी ज्यादा होती है जब उनकी कीमत ज्यादा हो जाए। तो ये मांग के नियम के अपवाद थे, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है, कीमत के कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए और कीमत के बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए। बट ये इससे उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे इस हीरे की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए फिर आता है आपका अज्ञानता या मूर्खता, आप जिसको बोल सकते हो, इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं। काफी बार आपको देखा होगा जब आप नॉर्मली जो आपने सुना होगा पर्सनल सेलिंग, ये आपको पता होता है कि काफी बार घर घर आपको कुछ लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए आ जाते हैं। तो आप ये सोचते हो कि गली में ऐसे बेचने के लिए आया, इतना ही अच्छा होता तो ये मार्केट में ही जाता, तो आप उन चीजों को नहीं लेते हो। लेकिन काफी बार उनकी जो चीजें हैं वो अच्छी होती हैं। आप ये देखो, हम जो सेल लगती है, एक तो जनरली सेल होती है कि आपकी दिवाली पे सेल होती है या आपकी सीजन जो सेल निकालते हैं, उस टाइम पे चीजों की क्वालिटी अच्छी होती है, बट वो सेल होती है, याद रखना। बट वो स्टॉक जैसे ही समर का सीजन आया, ठीक है, या आप लगाओ वुलन का सीजन, जैसे समर का सीजन आया, तो जो एक रेडीमेड गारमेंट वाला वो क्या करेगा, जो भी उसके पास वुलन का स्टॉक पड़ा था, क्योंकि उसके पास स्पेस तो है नहीं, वो क्या करेगा, वुलन गारमेंट की सेल निकाल देता कि आप इन चीज को बेच दो, इसके जगह पे मैं दूसरा यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा सामान, गर्मियों के कपड़े लगा दूंगा। अब जैसे ही सीजन आया उसने सेल निकाल दी, मौसम किस चीज का है, गर्मियों का है, तो अब वो सर्दियों के कपड़ों की सेल निकाल देता है, क्योंकि अभी वो उसके कुछ काम के नहीं है, इतने टाइम तक स्टॉक को क्यों रखेगा वो, तो उसने सेल निकाल दी। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि सेल है तो ये घटिया क्वालिटी की चीज होगी, हम जानबूझकर परचेज, कुछ लोग क्या नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे ये सोचकर कि ये घटिया क्वालिटी, कीमत कम हो गई तो इसकी क्वालिटी भी कम होगी। हमारी थॉट क्या आ जाती है, अगर कीमत कम होगी तो इसकी क्वालिटी भी क्या हो गई, कम होगी। बट एक्चुअल में वो चीज अच्छी थी, उसने सिर्फ स्टॉक निकालने के लिए किया था। लेकिन हमें क्या लगता है, सेल है, सेल में तो ऐसी ही चीजें मिलती है कि सेल है तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो क्या चीजें भी क्या होगी, घटिया होगी। इस अज्ञानता के कारण भी हम चीजों को तभी उन्हीं चीजों को परचेज करते हैं जिनका प्राइस क्या होगा, ज्यादा। आप देखना नॉर्मली जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो जो आपका शॉपकीपर होगा सबसे पहले आपसे पूछेगा प्राइस, वो इतना चतुर होता है। आपने देखा ना, आपके साइड में अगर थोड़ा सा कोई सिंपल सा ऐसे बंदा होता है, वो सिंपल अपना जाता है और नॉर्मली बताता है कि वही रेंज है, कि मुझे उसने बता दिया कितने की, 500 रुपए की रेंज बता दे, तो वहीं तक वो शर्ट दिखाता है, बेचारा वो लेके आ जाएगा। अब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड वाला जाएगा, उसका देखा कि उसका जो लुक है, पर्सनैलिटी काफी अच्छी दिख रही है, वो बंदा जो शॉपकीपर है उसे पूछेगा प्राइस, नॉर्मली वो बोल देगा 1000, हो सकता है वो 500 रुपए वाली शर्ट को ही उसको बेच दे, और वो नॉर्मली यही बोलेगा बच्चा, उसको बोलेगा कि आप मुझे हाई क्वालिटी की अच्छी चीजें अच्छी होनी चाहिए, प्राइस की कोई इशू नहीं। तो चीजें क्या पता वही, और वो उसी को वही सेल कर देगा, सिर्फ एक मेंटालिटी की वजह से। हमें लगता है अगर चीजों का प्राइस कम है तो चीज भी क्वालिटी वाइज कम ही होगी, अगर चीजों का प्राइस अच्छा है तो हमें लगता है चीजें जो है क्वालिटी जो होगी वो अच्छी ही होगी। इस वजह से अगर चीजों का प्राइस कम हो जाता है तो हम उन चीजों को खरीदते नहीं है, ये मांग के नियम का अपवाद होता है। थर्ड देखिए, थर्ड वन में आपको गिवन है गिफन वस्तुएं या गिफन गुड्स जिसको बोलते हैं। तो गिफन वस्तुएं जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या वर्गीकरण पढ़ेंगे वस्तुओं का, वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार होते हैं वस्तुओं के। यहाँ पर एक बार के लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है गिफन गुड्स, ठीक है। तो गिफन गुड्स कौन सी होती है, पहले आपको याद रखना है, इसका जो पूछा जाता है ये दो चीजें आपको देखनी होती है, एक तो आपको देखनी होती है इसका आय प्रभाव, और दूसरा देखना होता है इसका कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव का मतलब है कीमत के कम होने से चीज की डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। तो जब भी गिफन वस्तुओं की बात आए तो आपको याद रखना है ये हमारा मांग के अपवाद में था, तो इसका जो संबंध होता है वो कैसा रहेगा, आपका जो प्राइस इफेक्ट रहेगा वो बच्चे कैसा रहेगा, पॉजिटिव धनात्मक रहेगा। चीजों का प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी। फिर अगर हम बात करें आय प्रभाव की, आय प्रभाव क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। जैसे जैसे चीजों की कीमत, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी, हम गिफन वस्तुओं की मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। एक ऐसे ही आपकी इंफीरियर गुड्स होती है, इंफीरियर का मतलब होता है बिल्कुल घटिया क्वालिटी की चीजें, जिसको आप बोल सकते हो, जैसे आपने बोल दिया कि जो आपके बिल्कुल ब्रेड जिसका मैंने एग्जांपल लिया था वैसा है, आपका डालडा घी है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो उस केस में क्या है, आपको पता ही है कि इनका जो इनकम इफेक्ट होगा, इनकम या आय प्रभाव रहेगा, वो तो आपको पता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप घटिया चीजों को क्यों खरीदोगे, वो आपका क्या रहेगा, नकारात्मक या नेगेटिव रहेगा।
दूसरा आप बात करते हो कीमत प्रभाव पे, कीमत प्रभाव भी बच्चे इसका नेगेटिव या ऋणात्मक ही रहता है, क्योंकि आप क्या सोचते हो पहले ही ये चीजें घटिया थी और प्राइस कम हो गया तो ये और भी घटिया हो गई है, इस वजह से आप इनको और प्राइस कम होने पर नहीं खरीदते हो। ठीक है, नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं इसमें कि गिफन गुड्स में, गिफन गुड्स का आपको पता चल गया। तो गिफन वस्तुएं किसके आती है, मांग के अपवाद के अंदर आती है, इसलिए इनकी डिमांड तभी की जाएगी जब इनका प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद देखो काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या गिफन वस्तुएं सभी की सभी घटिया वस्तुएं हैं वो गिफन गुड्स हैं, या सभी की सभी जो गिफन वस्तुएं हैं वो घटिया वस्तुएं हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में मैंने एक रीजनिंग का डायग्राम बनाया जो आप सभी को आता होगा, क्योंकि आप सीईटी क्वालिफाई बच्चे ही देख रहे होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो जो गिफन गुड्स है उसका अंदर आपने सर्कल देखा है और बाहर क्या आपका सर्कल है, घटिया वस्तुओं का। तो आपको क्या याद रखना है, सारी की सारी जो गिफन गुड्स हैं, सारी की सारी गिफन गुड्स है वो किसके अंदर आई हुई है, आपकी घटिया वस्तुओं में। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा कि सारी की सारी गिफन गुड्स जो होंगी या गिफन वस्तुएं होंगी उन्हें आप घटिया वस्तुएं बोल सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं, ये ऑल होता है ना, ये तो ऑल होता है और ये क्या होता है, सम। तो जो भी आपका भार इसके अंदर ये सारा एरिया कवर नहीं कर रहा, ये एरिया बच गया, तो आप ये नहीं कर सकते कि सारी की सारी घटिया वस्तुएं जो है आपकी गिफन वस्तुएं होंगी, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना सारी गिफन वस्तुएं तो घटिया होती है, लेकिन सारी घटिया वस्तुएं गिफन वस्तुएं नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि पॉजिटिव में ये तीन ही रीजन होते हैं कि जब इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गई, जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं थी यानी कि जिनका प्राइस बढ़ने पर ही डिमांड बढ़ रही थी, जैसे हीरा का एग्जाम्पल हमने लिया था, डायमंड का, तो वो सबसे पहले वेबलन ने दिया था। ये याद रखना, पूछ ले तो कि सबसे पहले जो देने वाले पर्सन थे वो कौन थे, वेबलन ने ही दिया था। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चे क्लासिफिकेशन, लास्ट वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। तो अगर हम बात करें वर्गीकरण की, वस्तुओं के वर्गीकरण की, तो तीन तरह की वस्तुएं हमारी नॉर्मली यहाँ पर आती हैं। वो कौन सी वस्तुएं हैं बच्चे, तो सबसे पहले आपकी आती है सामान्य वस्तुएं। ठीक है, क्या आती है, सामान्य वस्तुएं। और दूसरी अगर हम बात करें तो आपकी रहेगी निम्न कोटि की वस्तुएं। एक होता है सामान्य वस्तुएं, दूसरी रहेगी हमारी निम्न कोटि की वस्तुएं, और तीसरी रहेगी आपकी गिफन वस्तुएं। अब हम बात करें सामान्य वस्तुएं पे, सामान्य वस्तुएं जो जनरली आप लोग यूज करते हो, जिनके लिए मैंने बताया आपका जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, देखो मैंने एक लिखा है कीमत प्रभाव, दूसरा लिखा मैंने आय प्रभाव। आपने देखा था कि जब भी नॉर्मल वस्तुओं पे ऊपर मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, मांग का नियम लागू होता है, तो प्राइस कम हो रहा था तो डिमांड ज्यादा हो रही थी, तो कैसा रिलेशनशिप है, नकारात्मक। और अगर हम बात करें इनकम प्रभाव की, तो आपको पता है जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप सामान्य वस्तुओं की जो मांग वो क्या करते हो, ज्यादा करते हो। ठीक है, जैसे आप फ्रूट्स लगा सकते हो इसके अंदर, आपको पता ही होगा। सेकंड हम बात करते हैं घटिया वस्तुएं, जिसमें मैंने ब्रेड का एग्जांपल दिया है। तो इसमें क्या है, अभी हमने ये चीजें कहा था कि इसके अंदर दोनों ही चीजें, आपका आय प्रभाव भी और कीमत प्रभाव भी, दोनों ही क्या रहते हैं फ्रेंड्स, दोनों ही नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, थर्ड वन क्या रहेगा आपका, थर्ड वन आपका होता है कि कीमत प्रभाव, सॉरी गिफन वस्तुएं या गिफन गुड्स जिसको बोल देते हैं। अभी हमने याद किया था कि जो गिफन वस्तुएं हैं ये पूछा जाता है कि इनका आय प्रभाव कैसा होगा या इनका कीमत प्रभाव कैसा होगा। तो आपने देखा था गिफन वस्तुएं आपके अपवाद में आई थी, मांग के अपवाद में, और मांग का जो नियम के अपवाद था उसमें क्या था, वो उल्टा चलते थे। मतलब प्राइस कम होगा तो चीजों की डिमांड भी क्या होगी, कम, प्राइस ज्यादा होगा तो चीजों की डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपका याद रखना जो कीमत प्रभाव था वो क्या था, आपका धनात्मक था, और जो आपका इनकम इफेक्ट था वो कैसा था, नेगेटिव था। क्योंकि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है आप गिफन वस्तुओं की मांग को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो फिर से वही कह रही हूँ, ये अपना चैनल है स्टडी विद जीटा सैनी। आपको चीजें अच्छी लगे, आपको लगे कि आई कैन कंप्लीट योर डिमांड, कि मैं आपको जैसा आपको कंटेंट चाहिए वैसा प्रोवाइड करवा सकती हूँ, तो एक मोटिवेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा बच्चे, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस सेशन का, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। ये चीजें थी ना कि मांग में परिवर्तन होगा या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा।
मांग में परिवर्तन पढ़ना है या फिर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। ठीक है, एक तो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा क्या हमारा चेंज इन डिमांड। तो चलिए एक डायग्राम करते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो जब भी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, हमने दो चीजें वहां पर की थी कि एक तो कीमत के जो निर्धारक तत्व थे, कीमत को जो निर्धारित करने वाले तत्व थे, वहां पर हमने क्या कहा था, एक तो क्या होता आपका एक तो क्या था आपका प्राइस इफेक्ट कर रहा था, एक जो बाकी चीजें आपकी था ना, वहां पर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक तो कीमत क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में, एक तो उसकी कीमत थी, एक क्या था उसका बाकी चीजें जो प्रभावित कर रही थी। तो वहीं से हमें चीजें लेकर चलनी है। अगर देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, अगर चीज के कॉज्ड बाय फॉल इन प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कब होगा, वो तब होता है कब उसकी कीमत में परिवर्तन से अगर मांग में परिवर्तन आता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। वहां पर हमने क्या बोला था, कीमत आपकी फिक्स थी तो क्या बन गया था, क्वांटिटी डिमांडेड। आप याद रखना, जब भी कीमत में परिवर्तन से अब चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, मांगी गई मात्रा में, और मांगी गई मात्रा में चेंज हो गया। अब कीमत को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व थे जो हमने भी पढ़ा था, फैक्टर ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारक तत्व, उन सब में परिवर्तन की वजह से अगर मांग में परिवर्तन आता है, मांग में कोई भी चेंज आता है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है बच्चे, उसे बोल दिया जाएगा चेंज इन डिमांड। तो पहली बात तो ये, यहाँ पर चलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से आएगा, आपको याद रखना है प्राइस की वजह से। और ये किसके कारण आता है हमारा, ये आता है अदर फैक्टर की वजह से, दूसरे जो निर्धारित करने वाले तत्व होते हैं उनकी वजह से परिवर्तन आता है। ठीक है, अब जब इसकी बात करेंगे, जब प्राइस कम होगा, अगर कीमत किसी भी वस्तु की कम हो जाएगी तो आप क्या मानते हो, डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार। क्या बोला जाएगा, मांग का विस्तार। अगर आपका प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए या वस्तु की कीमत बढ़ जाए, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, आप क्या बोलोगे, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी डिमांड को कम कर दोगे, तो उसे बोल दिया जाएगा संकुचन, सिकुड़ना जिसको बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और इस केस में आप क्या करोगे, आप जो डायग्राम बनाओगे वो आपका डायग्राम ऊपर नीचे ही चलता रहेगा, हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी, तो इसलिए वो एक ही लाइन पे चलता रहता है, तो उसको बोल दिया जाएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, यानी कि एक ही करो पे चलेगा। देखिए जैसे ये आपका डिमांड करो हमने ले लिया, और एक्स वाई ये क्या था यहाँ पर प्राइस और दिस वन ये हमारी रहेगी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि ये आपका रहता है, ठीक है, ऐसे हमने बना लिया ये आपका डिमांड करो है। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही आप प्राइस को बढ़ा रहे हो, प्राइस को बढ़ा दिया आपने, प्राइस को मान लिया यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पे आपने 15 कर दिया, प्राइस को 15 किया, यहाँ पर आपने मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे है, प्राइस को आपने बढ़ा दिया। जैसे आपने प्राइस को 15 किया, आपकी क्वांटिटी क्या होगी, कम हो गई। प्राइस को आपने बढ़ाया है, क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। आपका मांग वक्र यही रहेगा, पहले ये था तो बस वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि सिर्फ डिमांड का क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने पर मांग आपकी क्या होगी, कम, तो संकुचन हो गया, मांग का क्या हो गया, संकुचन। अगर मैं अपोजिट लूं, यानी कि प्राइस अगर मैं ये करूं, प्राइस ये करूं, तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले के कंपैरिजन में यहां पहुंच गए तो ये क्या हो गया, विस्तार। कीमत के कम होने पर, कीमत, पहली बात तो याद रखनी, कीमत की वजह से जो होता है उसे बोलते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा। दूसरा उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट, यानी कि वो एक ही लाइन पर चल रहा है, आगे पीछे, बस वो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऐसे ही चलेगा, दूसरी लाइन पे नहीं जाएगा। तो जो अगर कीमत कम हो जाती है तो आपको याद रखना एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार बोला जाएगा। अगर कीमत कम हो जाती है तो आप क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। अब देखिए दूसरी वाली चीज पे चलते हैं, इसमें क्या कहता है, मांग में रियल में वृद्धि कब होती है, तो मांगी गई मात्रा थी, अब मांग में कब चेंज होगा, मांग में कब परिवर्तन होगा, तो मैंने कहा मांग में एक्चुअल में परिवर्तन जो होगा वो किसके कारण होगा,
प्राइस को छोड़कर बाकी जो भी निर्धारक तत्व थे जिसकी वजह से मांग को हमने डिसाइड किया था, वो अगर परिवर्तित हो तो हमारी क्या हो जाएगी, मांग चेंज हो जाएगी। जैसे आप कहो प्राइस को छोड़कर जो संबंधित वस्तुओं की कीमत है उसमें परिवर्तन हो जाए, सीजन में चेंज हो, देखो प्राइस वही है, सीजन में चेंज हो जाएगा तो आप डिमांड को क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। या आपकी उपभोक्ता की आय में चेंज हो जाए, यानी कि बाकी जो इफेक्ट करने वाले तत्व थे, प्रभावित तत्व थे, उसमें परिवर्तन करने के कारण अगर मांग में परिवर्तन होता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन डिमांड। जैसे हम ले लेते हैं डायग्राम, देखिए ये है हमारा OX, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्राइस फिक्स कर दिया 5 रुपए। 5 रुपए पे हो सकता है हम क्या कर रहे हैं, मान लिया हमने 3 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्लियर, ये हमारा डिमांड करो है। अब क्या है, कीमत सेम है, कीमत में कोई फर्क नहीं आया, बट आपको पता है कि मौसम गर्मियों का आ गया है और हम मान लिया हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम की केस में आपको पता है कि गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम की डिमांड, कीमत का कोई इश्यू ही नहीं है, 5 का 5 ही, लेकिन गर्मी की वजह से आइसक्रीम की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। आप क्या करने लगे, 3 की जगह पे 4 खरीदने लगे, तो आप जो है आगे की तरफ चले जाओगे। आपका क्या है, ये एक डायग्राम से या एक कर्व से आप दूसरी लाइन के ऊपर चले जाते हो, शिफ्ट हो जाते हो दूसरी लाइन पर, तो ये आप आगे की तरफ चले गए। इसको आपने क्या कहा कि ये आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। अब क्या हुआ, मौसम वही है, ठीक है, या मौसम क्या हुआ, चेंज हो गया, या गर्मी का था, जैसे सर्दी का मौसम आएगा तो आइसक्रीम की जो मांग है वो क्या हो जाएगी बच्चे, कम, बट प्राइस सेम ही है। अगर उस टाइम पे इसकी डिमांड क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो आप क्या करोगे, ये डिमांड कर, ये क्या हो गया, पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। एक तो आप ऊपर की तरफ जा रहे थे अपवर्ड शिफ्टिंग, एक आप नीचे की तरफ आ रहे हो बैकवर्ड शिफ्टिंग या डाउनवर्ड शिफ्टिंग बोल सकते हो, जैसे भी आपको। आगे की तरफ गए तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, पीछे की तरफ जाओगे तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, कमी हो जाएगी, डिक्रीज इन डिमांड। तो यहीं तक है आपका टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि हम नेक्स्ट सेशन, वैसे हमें डिस्कस यही करना था बट कुछ पॉइंट उसके रह गए थे तो पहले हमने वही डिस्कस कर लिया, क्योंकि कोई हमें इतनी जल्दी नहीं, हम चीज़ों को अच्छे से करेंगे, थोड़ा थोड़ा सही, क्योंकि आराम से आपका हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो जो भी बच्चा सेशन देखा है तो कमेंट में जरूर डालिएगा सेशन कैसे लगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो हम नेक्स्ट सेशन जल्दी ही रखेंगे। ओके देन, थैंक यू।